हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम द चेरी ऑर्चिड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे 5th पेपर और या फिर ड्रामा के पेपर का पार्ट है। और इसकी हमने एक फाइनल सॉल्यूशंस यूनिट जो है कर रखी है, और अब इसकी हम चेरी ऑर्चिड को शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द थीम ऑफ इमोशनल वर्सेज मटीरियलिज्म इन द चेरी ऑर्चिड, कि इमोशन की वर्सेज मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म यानी ये जो भी हमारा जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती है, जैसे कि पैसा हो गया, लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड, ये सब मटेरियलिस्टिक में आता है। तो क्या दिखानी है थीम इस क्वेश्चन में हमने, इमोशन वर्सेस मटेरियलिज्म। तो एंटन चेकोव द चेरी ऑर्चर्ड इज़ अ poignant exploration of a society in transition where traditional values are being challenged by the rise of a new materialistic class। कि एक ऐसी, एंटन चेकोव ने ये लिखा था 1904 में, पहली बार लिखा गया और पब्लिश हुआ था ये। और ये जो चेरी ऑर्चर्ड है, ये एक किसके बारे में बताता है कि सोसाइटी के अंदर जो बदलाव आ रहा है ना, जहाँ पे जो पुरानी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को अब एक नई क्लास जनरेट हो रही है, वो मटीरियलिस्टिक क्लास है, कि उन वैल्यूज़ को अब चेंज हो किया जा रहा है। एट द हार्ट ऑफ द प्ले इज़ द टेंशन बिटवीन इमोशन एंड सेंटिमेंट। और इसमें और जो है एट द हार्ट ऑफ द प्ले इज़ द टेंशन बिटवीन इमोशन एंड सेंटिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द एरिस्टोक्रेटिक कैरेक्टर एंड प्रैक्टिकली एंड मटीरियलिज्म एम्बॉडीड बाय द राइजिंग मिडिल क्लास। और इसमें क्या दिखा रहा है कि ये जो इस प्ले का हर्ट क्या है, मतलब इस प्ले का कोर क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो जिस्ट क्या है उसका, वो क्या बता रहा है, ये टेंशन बता रहा है किसके बीच में, इमोशन एंड सेंटीमेंट। इमोशन और सेंटीमेंट जो एक एरिस्टोक्रेटिक यानी जो अमीर घर के लोग होते थे पहले, उनके द्वारा दिखाया गया, और प्रैक्टिकलिटी और मटीरियलिज्म दिखाया गया, ठीक है, जो कि राइजिंग मिडिल क्लास में बढ़ रही है, ठीक है। और एरिस्टोक्रेटिक इसमें कौन कौन से, रेनेवेस्की आएगा, और राइजिंग मिडिल क्लास कौन से, लोपाकिन है, जो अब बढ़ रही है। पहले वो कुछ और थे, पहले लोअर क्लास थे, लेकिन अब वो बढ़ के अब उनके पास पैसा आ रहा है, तो वो बढ़ रहे हैं उस चीज़ में, ठीक है। चेकअप प्रेजेंट दिस क्लैश नोट इन अ डायडेक्टिक और जजमेंटल वे से नहीं बताया, बट थ्रू अ रियलिस्टिक एंड टचिंग पोर्ट्रेल ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड सोशल चेंज किया। इन्होंने बहुत ही रियलिस्टिक और हार्ट टचिंग वे से ये बता रहा है। द सेंट्रल सिंबल ऑफ द प्ले द चेरी ऑर्चर्ड। चेरी ऑर्चर्ड खुद एक सिंबल का काम कर रहा है। इट सेल्फ इनकैप्सुलेट दिस कन्फ्लिक्ट। और इसमें खुद में क्या है, ये कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। फॉर मैडम रेनेवेस्की एंड हर फैमिली। मैडम रेनेवेस्की इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और उसकी फैमिली, द ऑर्चर्ड इन मोर देन जस्ट लैंड। उनके लिए ये एक सिर्फ लैंड से ज़्यादा है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ मेमोरी, उसकी पुरानी यादें है, इसमें आइडेंटिटी, उसकी पहचान है, और इमोशनल अटैचमेंट है, एंड इमोशनल अटैचमेंट। रेनेवेस्की रिकॉल्स हर चाइल्डहुड एंड द पास्ट जॉय एसोसिएट विद द ऑर्चर्ड। और वो रेनेवेस्की क्या, उसने जो बिताया हुआ उस ऑर्चर्ड में जो समय बताया था अपने पास्ट के बारे में, वो इसमें याद कर रही है। और वो क्या कहती है, शी सेज, ओह माई चाइल्डहुड, माई इनोसेंट चाइल्डहुड, आई स्लेप्ट इन द नर्सरी, लुकड आउट फ्रॉम हेयर इन टू द ऑर्चर्ड। वो क्या कह रही है कि मैंने जो है मेरा बचपन, मेरा इनोसेंट बचपन यहाँ बताया, और मैंने ऑर्चर्ड को मैं देखती थी मेरे कमरे से। दिस शोज दैट फॉर हर द ऑर्चर्ड इज अ लिविंग सिंबल ऑफ हर फैमिलीज हिस्ट्री एंड द ब्यूटी ऑफ बायगोन एरा। और ये क्या दिखा रहा है कि जो ऑर्चर्ड है, ये क्या एक उसकी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री का सिंबल है, कि कैसे उसने अपना बचपन यहाँ बिताया, और उसका जो एरा जा चुका है उसका सिंबल है। इन कंट्रास्ट उसके बजाय लोपाकिन, अ फॉर्मर सर्व टर्न्ड वेल्दी बिजनेसमैन, जो पहले क्या था, एक सर्व यानी जो गुलाम होते थे, उनके नौकर होते थे, वो था। और उसके फादर्स जो है, 4 फादर्स, वो नौकर थे उनके यहाँ पे, इसके रेनेवेस्की के। उसने अब वो वेल्दी बिजनेसमैन बन गया, और उसने जो ऑर्चर्ड है उसको इकोनॉमिक टर्म्स में देखा, उसने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की तरह इसको देखा। ही रिप्रेजेंट द न्यू मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू। वो एक नया मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू को पेश कर रहा है। दैट वैल्यूज प्रैक्टिकलिटी ओवर सेंटिमेंट, जो प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा मानते सेंटिमेंट की बजाय। मतलब रेनेवेस्की लास्ट टाइम तक ये कहती रही कि ये तो हमारे घर की निशानी, हालांकि वो बिक जाएगा, वो इतना खर्चा करती थी कि उसको वो नीलाम होकर बिक जाएगा। लेकिन लास्ट टाइम तक लोपाकिन ये बोलता रहा कि इनके प्लाट, जैसे हम लोकल लैंग्वेज में ये बोलते हैं ना, प्लॉट कट कर दो इसके, और इसके कॉटेज बना दो, उससे तुम्हें रेंट आता रहेगा। वो उसको प्रैक्टिकल शिक्षा दे रहा था, लेकिन वो हमेशा इमोशनल अटैचमेंट से ही जुड़ी हुई थी। ये एडवाइसेस, वो कहते हैं, योर स्टेट इज़ ओनली 12 माइल्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, कि रेलवे स्टेशन से तुम्हारी स्टेट है वो 12 माइल ही दूर है। इफ़ यू लीज ऑफ द लैंड फॉर समर कॉटेज एंड यू विल गेट 25,000 रूबल्स अ ईयर। वो कह रहे हैं कि अगर तुम इसको लीज पे भी दे दोगी ना, एक साल के हिसाब से, लीज पे साल के हिसाब से दिया जाता है, ताकि लोग यहाँ पे आगे गर्मियों में आके रह सके, तो 25,000 के करीब रूबल्स जो है वो तुम्हें ऐसे हर साल मिलेंगे। मतलब वो बता रहे हैं कि ये इनकम का सोर्स बन सकता है।
His suggestion to cut down the orchard to build villas is rational and forward thinking from a financial perspective. और वो क्या कह रहा है, ये जो भी जितने इसमें पेड़ से लगे हुए हैं इनको सबको काट दो और इसकी जगह क्या है, एक विला टाइप में बना लो, वहाँ पे लोग आने को रहेंगे क्योंकि तुम्हारे घर से रेलवे ज़्यादा दूर नहीं है, रेलवे स्टेशन। उसका आइडिया क्या था, एक रैशनल था, समझदारी की तरह था, फॉरवर्ड थिंक, आगे सोचने वाला था। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर पैसे की तरफ से देखा जाए तो वो बहुत अच्छा था, बट इमोशनली डिवास्टेटिंग फॉर द फैमिली, लेकिन इमोशनली वो उस चीज़ के लिए बहुत ख़राब था। रेनेवेस्की को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। दिस कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट अ मेजर थीम दिखाता है प्ले की, द इनएबिलिटी ऑफ द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी टू अडेप्ट टू द डिमांड्स ऑफ अ चेंजिंग वर्ल्ड। और जो पुराने एरिस्टोक्रेट थे उनकी वो वर्ल्ड की जो दुनिया की डिमांड थी, बदलती हुई डिमांड के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं हो पाए। मैडम रेनेवेस्की एंड गेव आर इमोशनली टाइड टू द पास्ट एंड कैन नॉट टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टू सेव देयर स्टेट। ये गेव इसका भाई है रेनेवेस्की का, और ये क्या कह रहे हैं, वो अपनी इमोशनली उससे पास से ही बंधे हुए थे और वो कुछ भी प्रैक्टिकल स्टेप नहीं ले पाए उसकी अपनी जगह बचाने के लिए। देयर इमोशन प्रिवेंट देम फ्रॉम फेसिंग इकोनॉमिक रियलिटीज़। और उनके जो इमोशंस थे उन्होंने इकोनॉमिक रियलिटीज़ जो थी ना, पैसे वाली, उनको देखने ही नहीं दिया, मतलब उनके इमोशंस इतने उनके आड़े आ गए। गेव स्पीचेज अबाउट द ऑर्चर्ड आर फुल ऑफ रोमांटिसिज्म। और गेव की जो स्पीचेस थी ना ऑर्चर्ड को लेके, वो बहुत सारी रोमांटिसिज्म से भरी हुई थी। और एंड व्हेन ही सेज, जैसे वो कहता है, यू मे नॉट बिलीव मी बट एज आई लुक एट द वॉल्स दिस सीलिंग आई फील एज इफ दीज वॉल आर माई ओन फ्लैश एंड ब्लड। वो क्या कह रहा है कि तुम जो है वो तुम मेरी बात मानोगे नहीं, लेकिन जैसे ही मैं इन दीवार की तरफ, इनकी सीलिंग की तरफ देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे ये मेरा खुद का ब्लड है, खुद का मांस है, खुद का खून है। सच इमोशनल अटैचमेंट रेंडर्स हिम हेल्पलेस इन प्रैक्टिकल मैटर। और इस वजह से वो कोई भी प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले पाया। चेकअप सर्टनली क्रिटिसाइज दिस इमोशनल इनर्शिया को चेकअप ने क्रिटिसाइज ही किया। द प्ले डज नॉट ग्लोरीफाई सेंटिमेंटली, इंस्टेड इट शोज दैट अनचेक्ड इमोशन कैन लीड टू डाउनफॉल। और इससे क्या पता चलता है कि अनचेक्ड इमोशन मतलब बिना, ये क्या कह रहे हैं, ये इमोशनल सेंटिमेंटी को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा। वो यूँ नहीं कह रहा कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया चेरी ऑर्चर्ड ने। जो एंटन चेकअप है वो भी ये कह रहा है कि अगर वो थोड़ा वो दिमाग से काम लेते तो वो उस चीज़ को बचा सकते थे, मतलब ठीक है कुछ तो बचा सकते थे, एटलीस्ट वो प्रॉपर्टी उनके पास रहती। अब तो वो प्रॉपर्टी भी उनके पास नहीं है। रेनेवेस्की वेस्ट मनी ऑन लग्जरीज, वो लग्जरी चीज़ों पे वेस्ट करती थी। गिव्स अवे हर पर्ल्स, अपने मोती ऐसे दे देती थी, इग्नोर करती थी प्रैक्टिकल एडवाइस को, ऑल बिकॉज ऑफ हर इमोशनल इंस्टिंक्ट, क्योंकि उसका मन ऐसा नहीं मानता था। मतलब कुल मिला के बात भी, वो उसको ऐसी लाइफ पसंद थी, लग्जरी लाइफ पसंद थी, इसलिए वो इस तरह के से जीते थे। क्योंकि वो इमोशनल थी। अगर वो प्रैक्टिकल होती तो वैसे किसी को अपने कुछ गोल्ड के कॉइन या कुछ भी, मतलब बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करती और ऐसी बेफालतू में किसी को कुछ ना देती। एज अ रिजल्ट द फैमिली लॉसेज द ऑर्चर्ड। और इससे क्या हुआ, इसको बेफिजूल के खर्चे से क्या हुआ, उनके हाथ से वो ऑर्चर्ड चला गया। एंड इट इज़ बॉट बाय लोपाकिन। और किसने इसको खरीद लिया, लोपाकिन ने इसको खरीद लिया। द मैन दे वंस सॉ अ मियर पीजेंट, एक ऐसा इंसान जिसको सिर्फ उन्होंने एक नौकर की तरह देखा था, उसने उनका वो खरीद लिया। ऐसा बहुत बार होता है, आज के टाइम पे भी होता है कि जो लोग जो है वो पहले बहुत, उनके फोरफादर बहुत गरीब होते थे, उन बच्चों का बचपन भी ऐसा जाता था, लेकिन वो जब वो खुद स्टैंड लेते, जब वो खुद कामयाब होते हैं ना, तो वो उनसे अपने जो उनके मालिक रहे हैं ना, उनकी चीज़ें खरीद लेते। और ये बहुत से केसेस में होता है। ऑन द अदर हैंड, उसकी बजाय लोपाकिन्स मटीरियलिज्म इज़ नॉट पोर्ट्रेड एज एन एंटायरली नोबल। और जो लोपाकिन है उसका मटीरियलिज्म भी ऐसे नहीं दिखाया गया कि बिल्कुल सही है। दो ही इज़ हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट है, हिज लैक ऑफ इमोशनल सेंसिटिविटी मेक्स हिम समवट क्रूड एंड शैलो। लेकिन उसमें जो इमोशनल सेंसिटिविटी है वो उसको दिखावटी और क्रूड बनाती है, मतलब क्रूड बनाती है और दिखावटी बनाती है। ही डज नॉट अंडरस्टैंड वाई रेमनेस्की इज हार्ट ब्रोकन ओवर द ऑर्चर्ड। उसको ये नहीं समझ आया, वो सिर्फ उसको एक ऐसे देख रहा था कि हाँ इनमें मैं काट के कॉटेज बना सकता हूँ, विलास बना सकता हूँ, इनको डिवाइड करके, या इस पर कुछ बना। वो सिर्फ उसको एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देख रहा था। तो ये क्या करे कि वो उसको भी, लोपाकिन को भी इसने एंटायरली सही नहीं बताया, ठीक है। वो यूँ कह रहे कि उसमें मानना कि वो हार्ड वर्किंग था, इंटेलिजेंट था, लेकिन उसमें इमोशंस की बहुत कमी थी। उसको यही नहीं समझ आया कि रेनेवेस्की इतना क्यों रो रही है, जबकि एक किसी चीज़ के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। आफ्टर बाइंग द स्टेट ही क्लेम्स विद ट्रायम्फ, वो खुशी के साथ ये बोलता है आई बॉट इट, बहुत खुश हो गए प्राउड के साथ कि मैंने ये खरीद लिया। वेट लेडीज़ एंड जेंटलमैन प्लीज़ लेट मी से समथिंग, कि रुको लेडीज़ एंड जेंटलमैन मुझे कुछ कहने दो। माई फादर वॉज अ सर्फ, मेरे फादर जो है वो एक नौकर थे, गुलाम थे, बट हेयर आई एम नाउ, लेकिन मैं आज यहाँ पे हूँ। अ रिच मैन, मैं एक अमीर इंसान हूँ। द ऑनर ऑफ द स्टेट, इस स्टेट का मैं ऑनर हूँ।
हिज एक्साइटमेंट इज़ जेन्यून, हाँ उसकी एक्साइटमेंट जेन्यून है क्योंकि उसने ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारा नौकरों के साथ कौन कैसा ही बिहेव करेगा, बट इट लैक्स सिंपैथी, लेकिन उसमें वो फीलिंग्स नहीं थी रेनेवेस्की के लिए कि उसे कैसा फील हुआ होगा। ही फेल्स टू रियलाइज दैट फॉर रेनेवेस्की दैट इज़ नॉट जस्ट द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बट द लॉस ऑफ हर इमोशन वर्ल्ड। लेकिन उसने ये नहीं समझा कि रेनेवेस्की ने सिर्फ अपना घर ही नहीं, मतलब अपनी प्रॉपर्टी ही नहीं खोई, बट उसका इमोशनली भी उस चीज़ से कनेक्टेड थी, तो इमोशनल वर्ल्ड भी उसका खो गया। दस चेकअप प्रेजेंटेड बोथ साइड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद सिंपैथी एंड आयरनी, इसलिए उसने दोनों साइड आयरनी और सिंपैथी के साथ दिखाई है। द इमोशनल वर्ल्ड ऑफ द एरिस्टोक्रेट इज़ ब्यूटीफुल, उनका इमोशनल एरिस्टोक्रेट्स जो थे, जो अमीर लोग थे, उनका जो वर्ल्ड है वो अच्छा था, इमोशनल वर्ल्ड सुंदर था, बट लेकिन वो इनप्रैक्टिकल था। वाइल मटीरियलिज्म ऑफ द न्यू मिडिल क्लास इज़ रियलिस्टिक बट इमोशनली एम्प्टी, जबकि जो नई बढ़ती क्लास थी, मिडिल क्लास जो बढ़ रही थी, उनका मटीरियलिज्म बहुत सही था, रियल था, लेकिन वो इमोशनली, उनके अंदर इमोशंस नहीं थे। नाइदर साइड इज़ रियल, इन दोनों में से कोई भी साइड रियल नहीं है। इंस्टेड चेकअप शोज द ट्रेजिक इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज, और ये क्या करे कि चेंज को जो है कोई रोक नहीं सकता। अनदर सिग्निफिकेंट कैरेक्टर इज द थीम ऑफ ट्रोफिमोव। ट्रोफिमोव जो है एक स्टूडेंट है, ही रिप्रेजेंट है थर्ड पर्सपेक्टिव को दिखाता है, जो इंटेलेक्चुअल आइडियलिज्म है, विच रिजेक्ट बोथ इमोशनल सेंटिमेंटल एंड मटीरियल ग्रीड, जो कहता है कि दोनों ही गलत है, ना ही तो आप इमोशनली सेंटिमेंट हो, ना इमोशनली ग्रीड हो। ही सेज ऑल रशिया इज़ आवर ऑर्चर्ड, वी मस्ट वर्क एंड माई फ्रेंड्स वी मस्ट वर्क। वो क्या कहता है कि सारा रशिया ही हमारा जो ऑर्चर्ड है और हमें जो है काम करना चाहिए, दोस्तों हमें काम करना चाहिए। ट्रोफिमोव विजन इज ऑफ अ फ्यूचर वेयर पीपल आर नॉट बाउंड बाय मटीरियलिज्म और नॉस्टैल्जिया। उसका एक ऐसा सपना है कि जहाँ पे लोग जो है सिर्फ मटीरियलिज्म या फिर पुरानी यादों को, नॉस्टैल्जिया को देख के जो है वो उस चीज़ से ना बंधे हो। हाउएवर हिज लॉफ्टी आइडियल्स ऑफन सीम इनप्रैक्टिकल इन द रियल वर्ल्ड, लेकिन जो उसके जो बड़े बड़े विचार है वो इस दुनिया में जो है वो इम्प्रैक्टिकल ही लगते हैं। द प्ले एंड्स विद द सिम्बॉलिक रिच मोमेंट के साथ एंड होता है। द साउंड ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड बीइंग चॉप डाउन, जो चेरी ऑर्चर्ड है वो उसको चॉप डाउन कर दिया गया, काट दिया गया, उसकी आवाज़ आ रही है। दिस साउंड इज़ नॉट जस्ट अ लिटरल एक्ट बट अ मेटाफर फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर वे ऑफ लाइफ। ये सिर्फ एक लिटरल एक्ट नहीं है, लेकिन एक मेटाफर की तरह काम कर रहा है कि उसका कैसे पूरी वर्ल्ड का जो है वो मतलब डिस्ट्रक्शन होगा, विनाश होगा। द फैमिली लीव्स द हाउस, फैमिली उस घर को छोड़कर चली जाती है। एंड द ओल्ड मैन सर्वेंट फियर्स इज लेफ्ट बिहाइंड, और उस फियर्स को वहीं छोड़ दिया जाता है। फॉरगॉटन एंड अबंडेंट, उसको कोई याद नहीं रखता कि वो भी उनके साथ है, और उसको ऐसे त्याग के लोग छोड़ के चले जाते हैं। सिम्बोलाइजिंग द इमोशनल वैल्यूज ऑफ द पास्ट दैट हैव नो प्लेस इन द न्यू ऑर्डर, और वो उस पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फियर्स जो जिसका इस प्रेजेंट में कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। एज ही सेज फेंटली बिफोर कोलैप्सिंग, लाइफ हैज़ गॉन ऑन पास्ट मी एज इफ़ आई नेवर लिव, और वो फेंटली बिना नीचे गिरने से पहले, कोलैप्स होने से, बेहोश होने से पहले वो क्या कहता है कि लाइफ हैज़ गॉन ऑन पास्ट में, मतलब मेरी लाइफ मेरी ज़िंदगी से इस तरीके से चली गई जैसे मैं कभी जिया ही नहीं, मतलब किसी ने मेरे को ध्यान ही नहीं दिया, सब मेरे को छोड़ कर चले गए। क्रिटिकल कमेंट्स क्या है? क्रिटिक रिचर्ड गिलमैन ऑब्जर्व द चेरी ऑर्चर्ड इज नॉट अबाउट द ऑर्चर्ड इटसेल्फ, ये सिर्फ ऑर्चर्ड की बात नहीं थी, बट अबाउट द ह्यूमन इमोशंस दैट सराउंड इट, लेकिन ये ह्यूमन इमोशंस की बात थी जो इस चेरी ऑर्चर्ड के आसपास है। दिस स्टेटमेंट हाईलाइट हाउ चेकअप यूजेस द ऑर्चर्ड एज अ सिंबल फॉर डीपर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रियलिटी, और ये क्या स्टेटमेंट हाईलाइट करता है कि कैसे चेकअप ने जो ऑर्चर्ड को एक डीपर इमोशनल और साइकोलॉजिकल रियलिटीज़ के लिए ऑर्चर्ड को यूज़ किया। द ऑर्चर्ड स्टैंड फॉर इमोशनल पास्ट, ऑर्चर्ड जो है वो इमोशनल पास्ट को दिखाता है, बट चेकअप रिमाइंडर्स दैट क्लिंगिंग टू इट विदाउट प्रैक्टिकल एक्शन लीड्स टू लॉस। लेकिन चेकअप हमें क्या बताता है कि ठीक है, हमारे पास्ट पे बिना प्रैक्टिकल ही हुए, बिना प्रैक्टिकल चीज़ों के अगर हम सोचे समझे उन्हीं चीज़ों पे अड़े रहेंगे तो लॉस होएगा। द इमोशनल वर्ल्ड मस्ट इधर इवोल्व और बी इरेज्ड, या तो इमोशनल वर्ल्ड जो है या तो और बढ़ना चाहिए, उसको थोड़ा सा अपना दिमाग और लगाना चाहिए था, अपने आप को संभालना चाहिए था और प्रैक्टिकल होना चाहिए था, या फिर वो कम्प्लीटली जो जैसे वो छोड़ के गए वैसे वो डिस्ट्रॉय हो गया। फिर आता है रेनॉल्ड क्रिटिक डेविड मैगरसेक नोट्स चेकअप डज नॉट टेक साइड्स, वो साइड नहीं लेते, ही सिंपली शोज द इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज एंड द ट्रेजिडी ऑफ दोज हु फेल टू एडजस्ट। उसने क्या दिखाया सिर्फ कि ये जो है चेंज तो होके रहेगा, चेंज को कोई नहीं टाल सकता, और जो और उन लोगों की ट्रेजिडी दिखाई है जो बदलना नहीं चाह रही, एडजस्ट होना नहीं चाह रही उनके अकॉर्डिंग। दिस बैलेंस पोर्ट्रेयल इज़ व्हाट गिव्स दैट चेरी ऑर्चर्ड इज़ यूनिक पावर, और इस पोर्ट्रेयल से हमें चेरी ऑर्चर्ड की यूनिक पावर्स के बारे में पता चलता है। द इमोशनल साइड इज़ नॉट मॉक्ड, इमोशनल साइड का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, ना ही मटेरियल साइड को ग्लोरीफाई किया गया। इंस्टेड बोथ आर शोन इन फुल ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ दोनों चीज़ें दिखाई गई हैं। कंक्लूजन क्या है? इन द चेरी ऑर्चर्ड में चेकअप मास्टरफुली एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियलिज्म थ्रू कैरेक्टर, सिंबल और सटल ड्रामेटिक एक्शंस
के थ्रू उसने दोनों के बीच का कन्फ्लिक्ट दिखाया हमें. ही डज नॉट ऑफर सोल्यूशन बट रिफ्लेक्ट ऑन द पेन ऑफ चेंज, द ब्यूटी ऑफ मेमोरी एंड द नेसेसिटी ऑफ मूविंग फॉरवर्ड. उसने जो है सोल्यूशन कुछ ही नहीं दिखाया, बट ये क्या दिखा रहा है कि जो चेंज, बदलाव का जो दुख होता है, कोई चीज़ हमारी लाइफ में भी कुछ आगे चीज़ में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पीछे वाला छोड़ना पड़ता है. उस चीज़ का जो हमें दुख होता है, ब्यूटी ऑफ मेमोरी, जो यादें आती हैं उनकी कितनी अच्छी लगती हैं, कोई भी नॉस्टैल्जिया होता है हमें अच्छी मेमोरीज़ का, वो सब होता है. और नेसेसिटी क्या होती है कि हमें बदलाव लाना पड़ता है, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, मूविंग फॉरवर्ड करना पड़ता है. द प्ले बिकम्स अ मिरर फॉर अ सोसाइटी कॉट बिटवीन नॉस्टैल्जिया एंड प्रोग्रेस. और ये प्ले जो है उस सोसाइटी के लिए मिरर है जो बीच में फंसी हुई है. नॉस्टैल्जिया यानी जो लोग जो है अपनी पुरानी यादों में और प्रोग्रेस के बीच में फंसे हैं, उनके लिए एक मिरर है. इन डूइंग सो चेकअप गिव्स अस वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमन एंड ऑनेस्ट पोर्ट्रेल ऑफ अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन वेयर ह्यूमन एंड मटीरियलिज्म रेसल फॉर डोमिनेंस इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल. और ये क्या दिखाया गया है कि बदलाव कैसे आ रहा है लोगों के ह्यूमन में और मटीरियलिज्म में. ये दोनों चीज़ें आपस में कैसे लड़ती है लोगों के दिलों में और दिमाग में जगह बनाने के लिए. ये क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट होता है. ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था. आई थिंक ये 23 में आया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है 2023 में आया था ये. ठीक है. फिर है दुनियाशा एज एन आयरनिक कैरेक्टर क्या है. चेरी ऑर्चर्ड में 1904 का है ये. एंटन चेकव प्ले द चेरी ऑर्चर्ड रिटन एंड फर्स्ट परफॉर्म इन 1904 में पहली बार लिखा गया और परफॉर्म किया गया. इज़ अ डीपली लेयर्ड सोशल ड्रामा दैट कैप्चर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रशियन सोसाइटी एट द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी जब खत्म चेंज होने ही वाली थी, उस टाइम पे जो रशिया में ट्रांसफॉर्मेशन आया रशियन सोसाइटी का, उसके बारे में ये सोशल ड्रामा है. वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिगिंग एंड सटली आयरनिक कैरेक्टर इन द प्ले दुनियाशा. सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और आयरनिक कैरेक्टर कौन सा है. दुनियाशा है. द मेड सर्वेंट, ये नौकरानी है. वाइल शी इज़ नॉट अ मेजर कैरेक्टर इन द टर्म ऑफ स्टेज टाइम में वो कुछ ज़्यादा बड़ा कैरेक्टर नहीं है. शी प्लेज एन इंपॉर्टेंट सिम्बॉलिक रोल, लेकिन ये एक बहुत सिम्बॉलिक रोल प्ले करती है. चेकअप यूज दुनियाशा ironically to reflect the confusion and aspiration of a lower class during a time of social change. कि जो social change आ रहा था उस टाइम पे लोअर क्लास की क्या मेंटालिटी थी, उनमें क्या कन्फ्यूजन थी, उनकी क्या एस्पिरेशन थी, क्या इच्छाई थी, वो सब बता रहा है. हर बिहेवियर, लैंग्वेज एंड डिज़ायर प्रोवाइड अ कॉमिक बट मीनिंगफुल कॉन्ट्रास्ट टू हर रियल पोजीशन इन द सोसाइटी. लेकिन उसका जो बिहेवियर था, उसकी जो लैंग्वेज थी और उसकी जो इच्छाएँ थी, वो एक कॉमिक तो दे रही है लेकिन एक मीनिंगफुल भी दे रही है कि कैसे उसकी रियल लाइफ में क्या पोजीशन थी उसकी. दुनियाशा एक सर्वेंट है हु वांट्स टू बिहेव लाइक अ लेडी. जो एक औरत की मतलब लेडी यानी लॉर्ड की वाइफ को लेडी कहा जाता था. अब तो लेडी हर किसी के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन लॉर्ड की वाइफ को लेडी कहा जाता था, जो एक अमीर बनना चाहती थी. शी ड्रेसेस इन फाइन क्लोथ्स, वो एक फाइन क्लोथ्स का अच्छे कपड़े पहनती थी, परफ्यूम लगाती थी. एक्ट्स विद एक्सेजरेटेड डेलिकेसी, कि बहुत अच्छे ऐसे बन ठन के ऐसे मतलब दिखावा ऐसे करती थी. अर्ली इन द प्ले में ही शी सेज आई एम सो सेंसिटिव, वो कहती आई कैन नॉट स्टैंड कोर्स बिहेवियर, आई फेंट इवन व्हेन आई जस्ट हियर अ रेज्ड वॉइस. मतलब वो खुद को क्या से दिखा रही है जैसे उसकी बहुत अच्छी परवरिश हुई है, जैसे है तो वो मेड ही, बट इस वजह से बहुत हाई फाई परवरिश हो रही है कि मैं तो बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं तो ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, मैं तो बेहोश हो जाती हूँ अगर मैं तेज आवाज़ सुनती हूँ. तो ये सब वो दिखा रखी है. दिस स्टेटमेंट ये आयरनिक है क्योंकि दुनियाशा एज अ मेड इज़ एक्सपेक्टेड टू बी प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड. दुनियाशा क्योंकि एक मेड है तो उससे क्या उम्मीदें की जाती है कि वो प्रैक्टिकल हो, ग्राउंडेड हो. येट शी इमिटेट्स द मैनर्स ऑफ द एरिस्टोक्रेट whom she serves. लेकिन वो अभी भी उनकी नकल करती है जिनको वो सर्व करती है, जिनकी वो नौकर है ना, उनको सर्व करती है वो. चेकअप आयरनी लाइज इन शोइंग हाउ सोशल बाउंड्रीज आर शिफ्टिंग. वो क्या दिखा रहा है कि कैसे सोशल बाउंड्रीज जो है वो शिफ्ट हो रही है. बट नॉट ऑल ट्रांसफॉर्मेशन आर मीनिंगफुल. पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो वो मीनिंगफुल हो. दुनियाशा इज़ नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ एरिस्टोक्रेसी. दुनियाशा जो है एरिस्टोक्रेसी का भी पार्ट नहीं है. येट शी मिमिक्स देयर इमोशनल फ्रेजिलिटी एंड फैशन सेंस. लेकिन फिर भी वो उनकी जो है को मिमिक उनको वो करने की कोशिश करती है, उनकी नकल करने की कोशिश करती है. जितना वो इमोशनली फ्रेजाइल होते हैं ना, इतने वो सॉफ्ट होते हैं जो एरिस्टोक्रेट, और उनकी फैशन सेंस को कॉपी करने की कोशिश करती है वो. हर इमिटेशन इज़ ऑफन क्लमजी. उसकी जो इमिटेशन है, जो वो इमिटेट करती है जिस तरीके से, वो लगभग क्लमजी है एंड एक्सेजरेटिव और बढ़ा चढ़ा के बताई गई है. विच मेक्स हर, जो उसको कॉमिक भी बनाती है और पिटीफुल भी बनाती है, मतलब उस पर दया ऐसी भी बनाती है. शी पाउडर्स हर फेस, वो अपने फेस पे पूरा ऐसे पाउडर लगाए रखती है. एंड ट्राइज टू एक्ट विद एलिगेंस, और ऐसे मतलब एलिगेंस के साथ रहेगी. एंड इवन दो हर सराउंडिंग एंड स्टेटस डू नॉट जस्टिफाई हर सच बिहेवियर. और उसके आसपास के लोग
उसके लेवल से, उसके स्टेटस से ये चीज़ें मैच नहीं होती है। दीज क्रिएट अ सेंस ऑफ, इससे क्या है, ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट होती है। तो ऑडियंस इज अवेयर ऑफ हर रियल पोजीशन, ऑडियंस को पता है कि उसकी रियल पोजीशन क्या है, बट शी एक्ट्स एज इफ शी वर समवन ऑफ हायर क्लास। लेकिन वो एक्ट कैसे करेगी, जैसे वो कोई बहुत अमीर क्लास से बिलोंग करती है, ऊंची क्लास से बिलोंग कर रही है। थ्रू दुनियाशा के थ्रू चेकअप हाईलाइट द सोशल कन्फ्यूजन ऑफ लोअर क्लास, वो लोअर क्लास की सोशल कन्फ्यूजन को हाईलाइट करना चाहते हैं, जो कि वो आर न्यूली फ्री आफ्टर इमेंसिपेशन ऑफ सर्व्स इन 1861 में एक नया एक्ट आया था। उसके बाद जो है सर्वडम खत्म हो चुका था, गुलामों को आज़ादी मिल गई थी। तो वो जो नई नई है इस दुनिया में, जैसे कोई होता है उसको नया नया, मतलब किसी को कुछ नया नया मिलता है, नया नया फ़ोन मिलता है या नई नई एकदम बाहर निकलने का मौका मिलता है, तो वो एक, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा उसमें चेंज आता है। वो अपने जो एक्चुअल उसको बिहेव करना चाहिए उस बिहेवियर से हट के बिहेव करते हैं। तो सेम दुनियाशा थी, बट आर स्टिक स्ट्रगलिंग टू फाइंड देयर आइडेंटिटी। लेकिन वो उनसे बिलोंग करती थी, सर्फ से, जो फ्री तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको वही आदत पड़ी हुई है कि कोई उनको ऑर्डर देगा तब वो गुलामी उस अकॉर्डिंग चलेंगे। मतलब उनका खुद का माइंड तो उस हिसाब से काम करता ही नहीं। दुनियाशा डज नॉट नो हाउ टू बिहेव, दुनियाशा को ये नहीं पता उसको कैसे बिहेव करना है। शी इज़ नाइदर अ ट्रेडिशनल सर्वेंट नॉर एन इंडिपेंडेंट वुमेन, ना ही तो वो पुरानी सर्वेंट है, वो अपने आप को फैशनेबल मानती है, ना ही वो इंडिपेंडेंट वुमेन है जो कि अपना कमा ले और खा ले। हर अटेम्प्ट टू राइज अबव हर स्टेशन बाय अडॉप्टिंग एरिस्टोक्रेटिक मैनर इज पोर्ट्रेट बोथ एज अ रिडिकुलस भी और ट्रैजिक भी दिखा रखा है कि जैसे वो अपने आप से बड़ा बनने की कोशिश करती है ना, वो दोनों रिडिकुलस भी है और ट्रैजिक भी है। इस वजह से, इस तरीके से हर कैरेक्टर बिकम अ मिरर है ऑफ द सोसाइटी ऑफ ट्रांजिशन। जो बदलाव आ रहा है उसके लिए वो एक मिरर ऑफ द सोसाइटी की तरह काम करती है। वेयर ओल्ड रूल्स आर ब्रेकिंग डाउन, जहाँ पुराने रूल्स है वो तोड़े जा रहे हैं, बट न्यू वंस अभी तक जो है, नए रूल अभी तक बने नहीं है। तो बेसिकली जो सर्फ है, उनको जो पुराने गुलाम थे उनको यही नहीं पता कि हमने करना क्या है, ठीक है। अनदर आयरनिक एलिमेंट इन दुनियाशा कैरेक्टर इज हर रोमांटिक कन्फ्यूजन, उसकी जो रोमांटिक कन्फ्यूजन होती है। शी इज़ इन लव विद यशा, यशा के साथ वो प्यार करती है। द एरोगेंट फुटमैन है, ये भी उस घर में रोकर है। वो ट्रीट्स हर क्रूअली एंड मॉक्स हर एस्पिरेशन, जो उसको बुरी तरीके से, ऐसे क्रूअली, बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करता है, और उसकी जो चाहत है उसकी, उस पर का मजाक उड़ाता है। शी टेल्स हिम आई एम इन लव विद यू यशा, वो उसको क्या बोलती है कि यशा मुझे तुमसे प्यार है। आई हैव नेवर लव्ड एनीवन एल्स लाइक दिस, पर मैंने इस तरीके से मैंने किसी से प्यार नहीं किया जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाउएवर यशा रिप्लाइज कोल्डली, लेकिन यशा जो है वो कोल्डली रिप्लाई करता है। एंड इवन मोक्स हर सेंसिटिविटी, और उसकी सेंसिटिविटी का मजाक उड़ाता है, सेइंग यू आर नॉट अ लेडी यू आर अ मेड, कि तुम कोई लेडी यानी लॉर्ड की वाइफ को उस टाइम पे लेडी कहा जाता था। अब लेडी हर के लिए यूज़ होता है, बट उस टाइम पे जो लॉर्ड की वाइफ होती थी उनके लिए लेडी कहा जाता है। वो अरिस्टोक्रेट से बिलोंग करती थी, अमीर, उससे हायर क्लास से। तो वो कह रहे तुम कोई अमीर घर हो कि नहीं, तुम एक नौकरानी हो, गेट यूज टू इट, और इसकी आदत डालो। द आयरनी हेयर इज द शार्प, यहाँ पे शार्प आयरनी यूज़ करी गई। दुनियाशा हु ट्राइज टू एक्ट लाइक अ लेडी, जो एक लेडी की तरह बिहेव करने की कोशिश करती है, इज रिमाइंडेड ऑफ अ रियल स्टेटस बाय समवन हु इज हिमसेल्फ ओनली अ सर्वेंट बट हु साइड्स विद पावर एंड क्लास, कि उसको उसका रियल स्टेटस किसने बताया, जो खुद एक नौकर है, लेकिन उस बंदे को रियलिटी पता है कि वो क्या है क्या नहीं है, वो ऐसे झूठे बिहेव नहीं करता। मोर ओवर दुनियाशा इज ऑल्सो परस्यूड बाय एपिकोदव ने भी उसको देखा था। द बम्बलिंग क्लर्क है जिसको 22 कैलेमिटीज़ भी बोला जाता है। ही इज़ अनदर कॉमिक फिगर, वो भी एक कॉमिक फिगर है, क्लमजी है और अनलकी है। दुनियाशा इज कॉट बिटवीन अ फुलिश मैन हु वांट्स टू मैरी हर एंड अ सेल्फिश मैन हु हैज़ नो इंटेंशन ऑफ डूइंग सो। वो जो एपिकोदव है वो दुनियाशा को थोड़ा बहुत पसंद करता है, तो दुनियाशा ऐसी उसमें फंस चुकी है, एक पागल इंसान, उसको वो फुलिश बोल रही है इसको एपिकोदव को कि ये क्लर्क है और ये इससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो एक फुटमैन से शादी करना चाहती है और सेल्फिश मैन से शादी करना चाहती है जो उसको भाव नहीं देता। हर कंफ्यूज लव लाइफ बिकम अ सिंबल ऑफ हर मिसप्लेस्ड एस्पिरेशन, और इसकी जो कंफ्यूज लाइफ है वो क्या दिखा रही है कि उसकी एस्पिरेशन जो है वो सही नहीं है। शी डिजायर्स टू बी पार्ट ऑफ अ रोमांटिक वर्ल्ड शी हैज़ सीन इन अरिस्टोक्रेसी बट शी इज ट्रैप्ड इन कॉमिक रियलिटी, कि वो एक रोमांटिक वर्ल्ड का पार्ट बनना चाहती है जो उसने अरिस्टोक्रेसी में देखा है, लेकिन वो किस में फंस गई है, कॉमिक रियलिटी में फंस चुकी है। The irony in Dunyasha's character reflects Chekhov's subtle critique of social combining without substance. She tries to copy the behavior of upper class. वही बात है कि वो upper class का behavior copy करने की कोशिश करती है, but without the culture, education, resource that define that class. लेकिन वो
उन चीज़ों के बिना, ना तो उनका उसका कल्चर उन जैसा है, ना उसकी पढ़ाई उन जैसी एरिस्टोक्रेट जैसी, ना उसके पास इतना पैसा है, तो वो उन जैसे कैसे बिहेव कर सकती है। अब लोपाकिन थोड़ा वो सोचे तो एटलीस्ट उस पर्सन के पास पैसा तो है, तो वो चाहे तो वो बिहेव कर सकता है, वो उतने नखरे दिखा सकते, लेकिन उसके पास तो कोई रिसोर्स ही नहीं है उनसे मिलते जुलते। दिस मेक्स हर बिहेवियर आर्टिफिशियल एंड सुपरफिशियल। इससे उसका बिहेवियर क्या दिखाता है, दिखावटी लगता है और नकली लगता है। अनलाइक लोपाकिन की तरह नहीं, हु राइजेज इकोनॉमिकली एंड ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ थ्रू हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, दुनियाशा ट्रांसफॉर्मेशन इज शैलो एंड एक्सटर्नल। जैसे कि लोपाकिन है, उसने पैसों से अपने आप को अमीर बना लिया, उसने मेहनत करी और बहुत ज़्यादा खुद को ट्रांसफॉर्म बदला, तो वो तो अमीर बन गया, उसका जस्टिफाई भी है। लेकिन जो दुनियाशा का है, ये ऊपरी दिखावटी है इसका ट्रांसफॉर्मेशन और बाहरी है। शी फोकस इन अपीयरेंस रेदर देन सब्सटेंस। उसको मेन चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ एक दिखावे से मतलब है। चेकव ऑल्सो यूजेज दुनियाशा टू क्रिएट लाइट कॉमिक इफेक्ट। चेकव ने दुनियाशा को इसलिए यूज़ किया ताकि लाइट कॉमिक रिलीफ भी यूज़ कर सके, बट दिस ह्यूमर इज़ नेवर प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट। लेकिन ये ह्यूमर कभी भी सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए नहीं था। इट इज़ मिक्सड विद सैडनेस, इसमें सैडनेस दुख भी था और आयरनी दिखाने के लिए कर रखा था। दुनियाशा's बिहेवियर इज़ नॉट सिंपली रिडिकुलस नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो साइन ऑफ हर इनर कन्फ्यूजन एंड लॉन्गिंग फॉर अ बेटर लाइफ। ये उसके अंदर की कन्फ्यूजन दिखा रहा है कि वो एक डिसाइड नहीं कर पा रही है, या तो वो मेहनत करके लोपाकिन की तरह आगे बढ़े, पैसे कमाए और फिर अमीर बने, वो सिर्फ बस उनकी तरह बिहेव कर रही है और वो एक बेटर लाइफ के लिए क्रेव कर रही है, वो चाहती है ऐसी लाइफ उसको मिले। हर ट्रेजिडी इज़ दैट शी डज नॉट फुली अंडरस्टैंड हर ओन लिमिटेशन और द सोसाइटी अराउंड। उसकी ट्रेजिडी ही क्या है कि वो खुद की लिमिटेशंस को नहीं समझ पा रही कि उसकी कितनी लिमिटेशंस हैं और उसके आसपास की सोसाइटी क्या है, कैसी है। क्रिटिकल कमेंट के स्कॉलर रोनाल्ड हिंगली ऑब्जर्व, दुनियाशा इज अ कॉमिक पैरोडी ऑफ सोशल एस्पिरेशन। शी रिफ्लेक्ट्स द केओस ऑफ अ क्लास ट्राइंग टू मिमिक दोज अबव देम। वो उस ऐसी क्लास को मिमिक करने की कोशिश कर रही है जो उनसे ऊपर है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कल्चर दे आर इमिटेटिंग। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उनका कल्चर कैसा है जिस चीज़ को वो इमिटेट कर रहे हैं। दिस शोज कैसे दुनियाशा कैरेक्टर आयरनी इज नॉट एक्सीडेंटल नहीं है, मतलब उसने चेकअप ने जानबूझ के डाली गई, गलती से ऐसे दुनियाशा कैरेक्टर नहीं बना उससे। चेकअप डेलिबरेटली क्राफ्ट्स हर एज ए सैटारिकल फिगर। उसने जानबूझ के एक सैटायर दिखाया है, रिप्रेजेंटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ रिजिड क्लास आइडेंटिटीज। फिर एक क्रिटिकल कमेंट्स का रशियन क्रिटिक एंड्री बेले नोटेड, दुनियाशा इज नॉट जस्ट अ कॉमिक मेड। वो सिर्फ एक मजाकिया मेड नहीं है, शी इज़ अ सैड रिमाइंडर ऑफ हाउ सोशल मोबिलिटी विदाउट एजुकेशन कैन लीड टू हर आइडेंटिटी कन्फ्यूजन एंड फॉल्स प्राइड। वो कह रहा है कि बिना एजुकेशन के अगर कोई मतलब जैसे सोशल मोबिलिटी यानी अपनी क्लास को चेंज करना चाहता है, जैसे कोई एक अपर क्लास है, एक मिडिल क्लास है और एक उनसे नीचे है जो वर्किंग है, अगर वो अपनी क्लास चेंज करना चाहता है ना, एटलीस्ट उसके पास उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। बिना एजुकेशन के कोई मिमिक करने की कोशिश करेगा तो उसका आइडेंटिटी कन्फ्यूजन होगी, जैसे दुनियाशा को हो रही है। दुनियाशा ना इधर की है ना उधर की है। मैरिज में भी ना दुनियाशा एपिकोदोव को पसंद कर रही, एपिकोदोव को पसंद, उसके साथ वो करना नहीं चाहती, फुटमैन उसको चाहता नहीं क्योंकि वो बोल रहा है ये तो पागल है, इसके तो नखरे ही अलग है। तो वो चीज़ है। दिस इनसाइट एम्फेसिस हाउ दुनियाशा बिकम अ सिंबॉलिक कैरेक्टर। इससे क्या पता चल रहा है कि कैसे दुनियाशा एक सिंबॉलिक कैरेक्टर बन गई है, कॉट बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, जो सपनों में और रियलिटी में फंस चुकी है, रिवीलिंग द डेंजर ऑफ सुपरफिशियल सोशल चेंज। और ये क्या दिखाती है कि क्या नुकसान हो सकता है, जो हम ऊपर तरफ से दिखावा करते हैं उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। कंक्लूजन क्या, दुनियाशा इज एन आयरनिक कैरेक्टर इन द चेरी ऑर्चर्ड। 1904 का ये आयरनिक कैरेक्टर है बिकॉज शी रिप्रेजेंट फॉल्स ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है, जो झूठी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इमोशनल कन्फ्यूजन को दिखाती है और सुपरफिशियल इमिटेशन दिखाती है एरिस्टोक्रेटिक की। चेकअप ने यूजेस करा उसको, यूजेस हर टू शो हाउ लोअर क्लास दो टेक्निकली फ्री है बट ऑफन लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ सोशल आइडेंटिटी के बीच में वो फंस के रह चुके हैं। उनको यही नहीं पता, वो ना अब सर्फ है क्योंकि सर्फ से वो इमेंसिपेशन एक्ट आ गया, ठीक है, अब उस सर्फडम से उनको छुटकारा मिल गया, लेकिन अब वो कौन किस आइडेंटिटी को बिलोंग करते हैं उनको ये नहीं पता, कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं। वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने देखा, बट उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। थ्रू हर डेलिकेट बिहेवियर, उसका जो डेलिकेट नाजुक सा बिहेवियर है, रोमांटिक ड्रीम्स है, डिज़ायर है, जो हर अपनी स्टेशन से ऊपर उठने की, यानी जो उसका लेवल है उससे ऊपर उठने की, दुनियाशा बिकम बोथ कॉमिक भी और ट्रेजिक फिगर भी है। द ऑडियंस लाफ्स एट हर प्रीटेंशन बट ऑल्सो फील सिंपैथी फॉर हर कन्फ्यूजन एंड लॉन्गिंग। हालांकि ऑडियंस जो उस पर हंसती है लेकिन उसके लिए सिंपैथी भी फील करती है और कन्फ्यूजन जो वो है उसमें उसके लिए। चेकअप यूज ऑफ आयरनी इन दुनियाशा कैरेक्टर सटल है बट पावरफुल है। इट हेल्प्स टू डीपन द प्लेस एक्सप्लोरेशन ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स हुज नाइदर द वेयर नाइदर द एरिस्टोक्रेटी नॉर द वर्किंग क्लास फुली अंडरस्टैंड देयर न्यू रोल्स। ये प्ले हमें क्या दिखाता है, सोसाइटी के वो चीज़ दिखाने की कोशिश करता है जहाँ पे ना ही तो एरिस्टोक्रेसी ना ही जो वर्किंग क्लास जो ऊपर उठ रही है, उन दोनों में से किसी को अपने रोल्स के बारे में नहीं पता। दुनियाशा अटेम्प्ट टू बिहेव लाइक अ लेडी आर बोथ ह्यूमरस और हार्ट ब्रेकिंग भी है, रिवेलिंग हाउ अपीयरेंस विदाउट सब्सटेंस लीड टू इनर एम्प्टीनेस। कि
कैसे, सिर्फ अगर कोई चीज़ खोखली है ना, उसमें अंदर कुछ सब्सटेंस, उसमें कोई मटेरियल नहीं है और वो ऊपर से खोखली है और इसमें सिर्फ दिखावा है, तो वो किस चीज़ के एक खालीपन को ही दिखाएगा वो। ठीक है, मतलब ये कुल मिला के क्या कह रहा है कि दुनियाशा कैरेक्टर के थ्रू उसने क्या दिखाया है कि दुनियाशा कैरेक्टर के पास अगर लोपा किंग की तरह पैसा होता, एजुकेशन होती, तो और अपने आप उसका स्टेटस ऊपर चढ़ जाता, उसको इमिटेट करने की ज़रूरत नहीं, उस टाइम पे उसके सारे नखरे वैलिड होते। लेकिन अब वो क्या करे कि आई एम सो सेंसिटिव, आई एम, इफ़ आई हर्ट द हाई रेज्ड वॉइस आई विल फेंट, ऐसे कि अगर मैं बेहोश हो जाऊंगी अगर मैं ऊंची आवाज़ में तो मैंने किसी की सुन ली तो वो क्योंकि वो मेड है, क्योंकि उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि वो राइज नहीं कर पाई, तो उसकी जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन देख रही है वो सारी नकली है अभी। शी बिकम्स अ स्मॉल, छोटी है बट एसेंशियल थ्रेट इन कॉम्प्लेक्स सोशल फैब्रिक चेकअप वीवन्स इन द चेरी ऑर्चर्ड। और ये इस तरीके से, ये जो है कई बार ये होता है ना कि ये लोग कहीं के नहीं रहते, ना इधर के रहते ना उधर के रहते, ना ये मेड बन के रह सकती ना ये उसमें बन के रह सकती। तो ये जो है ये भी छोटे छोटे लोग जो सोसाइटी के लिए थ्रेट है। और एक कॉमन सेइंग क्या है कि आधा सच हमेशा कहानीकारक होता है, तो ये वो आधे सच की तरह है कि ये किसी की तरफ की नहीं है, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, और बनना या वैसे चाहिए। तो आज के लिए जो हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।